सुगुरु शरणं विघ्नहरणं विघ्नमरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं देहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये सायकालीन सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सबको गुड इवनिंग बंधुओं और बहनों। आज के इस सायकालीन सत्र में हमारे साथ मुंबई से जाने माने प्रेक्षा प्रशिक्षक और साधक कृष्णा जी देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज जो हम टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं, बहुत ही एक शानदार टॉपिक। प्रेक्षा ध्यान के साधकों को अपने शरीर के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी होता है। शरीर प्रेक्षा का प्रयोग जब हम करते हैं तो एक एक अंगों के बारे में हमें जानकारी हो तो ही हम ध्यान कर पाते हैं। तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से जो काम करने वाले जो तंत्र है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे जो मेन सिस्टम है, हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम काम करते हैं, जिसमें से कुछ मुख्य जो सिस्टम है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कृष्णा जी देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप कृष्णा जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। सभी भाई बहनों से निवेदन, ओम आरंभ के साथ कृष्णा जी का वेलकम कीजिए। और डांगे सर। सभी को प्रणाम, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी को पता है संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपी के फिटनेस क्लासेस के माध्यम से हर सैटरडे को एक वेबिनार होता है अलग अलग विषयों पे। तो और दुनिया के अलग अलग स्पीकर अपनी अपनी सेवा भी देते हैं। इसी श्रृंखला में आज जो हमारे से जुड़े हैं विशेष प्रशिक्षक कृष्णा देशमुख सर, जो मुंबई से है, जिन्होंने एमएससी किया है योगा में। उसी के साथ में परीक्षा की लेवल 1 लेवल 2 वो भी यशस्वी रीत्या क्लियर किए हैं और 11 साल से प्रेक्षा ध्यान फाउंडेशन से जुड़े हैं। तो ऐसे जो हमारे आज के स्पीकर है बहुआयामी व्यक्तिमत्व है। और आज का जो विषय है शरीर विज्ञान शास्त्र के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि हमारे ही जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बोला जाता है कि शरीर विज्ञान और शरीर शास्त्र, वो शरीर क्रिया शास्त्र, तो उसके बारे में हमें भी पता नहीं होता। तो निश्चित रूप से हमें कुछ आज नया ज्ञान मिलने वाला है। इसी के लिए ये श्रृंखला हमने शुरू की है कि जीवन के बारे में जो जो हमें ज्ञान है वो होना चाहिए। तो डेफिनेटली आज के स्पीकर हमें वो देंगे। हमारे आनंदमल शेटिया सर भी स्क्रीन पे, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सभी हमारे योग साधक जो जुड़े हैं उनका भी तहे दिल से मैं राजू डांगे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताली बजा के हम कृष्णा देशमुख सर का हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम टू दिस सेशन सर एंड यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। कृष्णा देशमुख सर। ओम आराम। ओम ओम। आनंद जी और जी जांगे सर, आप दोनों को मेरा प्रणाम और उपस्थित सभी साधकों को मेरा प्रणाम। अब मेरा परिचय दुडांगे सर ने दिया है और जैसे उन्होंने कहा, मैं आप जैसे आप सीख रहे हैं वैसे मैं भी प्रेक्षा ध्यान सीखता हूँ और 11 साल से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, प्रेक्षा ध्यान से प्रेक्षा फाउंडेशन के साथ। और मुझे योगा करना था और ये बहुत अच्छा ब्रांच मिल गया और मैं तब से शुरू में लेवल 1 किया, फिर लाडू से लेवल 2 किया मोदी सर के साथ में, और बाद में एमएससी किया साइंस ऑफ लिविंग प्रेक्षा मेडिटेशन और योगा में। आज का जो विषय हम बात कर रहे हैं वो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी सिस्टम्स है, क्रिया तंत्र है, इतने सारे तंत्र है। तो आपको शायद पता ही होगा कि हमारे शरीर में टोटल 11
तंत्र या 11 सिस्टम्स है। तो उनके मैं शॉर्ट में नाम बता दूं तो उसमें एक तो नर्वस सिस्टम है, फिर उसके बाद आएगी एंडोक्राइन सिस्टम, फिर आएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर लिम्फेटिक सिस्टम, बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, और बाद में स्किन को एक सिस्टम माना गया, उसको बोलते हैं ऑगमेंटरी सिस्टम, और सेंसरी सिस्टम है जिसमें सब सेंसरी ऑर्गन्स आते हैं। तो इस तरह से टोटल 11 सिस्टम्स है। लेकिन सिस्टम तो सभी महत्व की है, सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सही ढंग से देखें, अभी जैसे डांगे सर ने और आनंद जी ने बताया आपको कि हमारे मुख्य सिस्टम्स, तो ये सभी सिस्टम जो मैंने बताए टोटल 11 सिस्टम्स है और सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम्स है जैसे नर्वस सिस्टम है, क्योंकि सारी शरीर की क्रिया हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा चलती है। उसके बाद में दूसरा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो हमारे जन्म के बाद शुरू होता है और मृत्यु के समय खत्म हो जाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि ये हमारा सबसे अच्छा मित्र है। सबसे अच्छा मित्र कौन है? हमारा श्वास। तो श्वास है तो हम है, श्वास नहीं है यानी हम नहीं है। तो नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरी सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि हमारे शरीर में रक्त का नियंत्रण या संचार करते हैं। सर्कुलेटरी, रक्त परिवहन संस्थान या सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें मुख्य अंग है हार्ट। और उसके बाद में एक और सिस्टम है, उसको बोलते हैं ग्रंथि तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम। ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, एक होती है नलिका वाली और एक होती है नलिका विरहित। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम यानी नलिका विरहित सिस्टम है। तो इसमें जो स्राव निर्माण होते हैं उनको कहा जाता है हार्मोन। और हार्मोन की मात्रा बहुत कम होती है और हमारे शरीर के लिए भी उसकी आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन इससे सभी कार्य हमारे शरीर के इसके द्वारा ही चलते हैं। जो हमारे भाव है, जिसे हम इमोशंस कहते हैं, इमोशंस ग्रंथियों के द्वारा ही निर्माण होते हैं। तो ग्रंथि तंत्र, तो ये मुख्य अंग है। इसके अलावा योगा के हिसाब से देखें तो मस्कुलोस्केलेटल यानी हमारे स्नायु तंत्र जो है, मस्कुलोस्केलेटल हड्डी और ये सब जिससे हमारे कार्य चलती है, ये सब सिस्टम से यानी सभी सिस्टम हमारी महत्व की है एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेकिन जब हम प्रेक्षा ध्यान के साथ जोड़ते हैं तो सबसे ज्यादा जुड़ी हुई प्रेक्षा ध्यान के साथ जो सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन यानी ग्रंथि तंत्र, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और मस्कुलोस्केलेटल यानी हमारी हड्डियां और मांस जो है उसके जो तंत्र है ये उसके साथ जुड़े हैं। और प्रेक्षा ध्यान में जो प्रयोग होते हैं उसका जो संबंध होता है मेनली नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ग्रंथि तंत्र। तो आज के चैप्टर में हम ये दो तंत्र देखेंगे। तो ग्रंथि तंत्र जो है अपने नर्वस सिस्टम यानी जिससे कि हम क्या बोलते हैं तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। तो इसमें जो मुख्य भाग है वो है हमारे ब्रेन जो होता है, जो हमारे खोपड़ी के अंदर होता है, मेंदू जिसको बोलते हैं मराठी में, या ब्रेन। उसमें से अलग अलग प्रकार की तंत्र यानी नाड़ियां निकलती है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं या नर्वस यानी नर्व्स कहते हैं। तो ये हमारे शरीर में 72,000 नर्व्स होती है अलग अलग प्रकार के। हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम शॉर्ट में समझेंगे। तो मुख्य अंग जो है उसमें ब्रेन। तो ब्रेन में क्या होता है कि सेरेब्रम, सेरेबेलम, पॉन्स, और इसके अलावा लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, ये उसके अलग अलग अंग है। हमें इसके ज्यादा अभ्यास नहीं करना है, हमें इसका कार्य समझना है। और इसके द्वारा हमें पूरे शरीर में जो भी कुछ घटनाएं घटती है उसका ज्ञान होता है और उसके हिसाब से ब्रेन उनको आदेश देता है वो मोटर नर्व्स की तरफ से। तो ये दो प्रकार की सिस्टम होती है, एक है सेंसरी नर्व्स होती है, दूसरी मोटर नर्व। सेंसरी यानी ज्ञानवाही, शरीर में जो भी घटना होगी उसका ज्ञान शरीर से ब्रेन को दिया जाता है और ब्रेन को जो कार्य करना है उसको मोटर नर्व के द्वारा आदेश देता है, वो हिसाब से हम कार्य करते हैं। जैसे एक उसका उदाहरण आपको देना है, जैसे हमें कुछ, हम चल रहे हैं और हमारे पैर के नीचे कुछ आ गया, चुभ गया, तो ब्रेन को मैसेज जाता है कि पैर में कुछ चुभ रहा है। तो ब्रेन से मैसेज आता है या आदेश आता है कि वहां से आप पैर हटा ले। तो ये सेंसरी यानी ज्ञानवाही, जहां से हमारे ब्रेन को ज्ञान जाता है। और
मोटर यानी कार्यवाही, तो जो कार्य करना है। जैसे किसी ने आपको पिन लगा दी, तो आपको वहां पे मालूम पड़ेगा कि किसी ने पिन टाच दी वहां पर, तो ब्रेन को मैसेज जाता है, ब्रेन हमें वहां से आदेश देता है कि आप वहां से बाजू हट जाइए। तो ये सेंसरी और मोटर, तो ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया। अब इसमें हम पहले मैं एक आपको इसमें चार्ट दिखाता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने हाथ से बनाया है, शॉर्ट है, लेकिन मैं आपको इसमें समझा देता हूं। तो इसके मैंने टाइटल दिया है नर्वस सिस्टम, यानी हमारा नाड़ी तंत्र। अब इसको दो भागों में बांटा गया। एक है केंद्रीय नाड़ी संस्थान या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा भाग है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी जो पूरे हमारे शरीर में जो नाड़ियां फैली हुई है उसको पेरिफेरल या परिधीय नाड़ी संस्थान बोलते हैं। तो ये केंद्रीय यानी जो हमारे सिर में है, खोपड़ी के अंदर ब्रेन जो है वो। दूसरा है पेरिफेरल यानी शरीर में जो फैली हुई नाड़ियां है। अब ब्रेन से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको हम अभी थोड़ी देर बाजू में रखते हैं और पेरिफेरल को समझते हैं। तो हमारे शरीर में जो मैंने अभी तक आपको बताया, तो उसके दो भाग हो गए। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी पेरिफेरल में दो प्रकार के नर्वस है, सेंसरी और मोटर। तो सेंसरी क्या करती है कि हमारे शरीर को, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कि जो भी घटना हो रही है वो पहुंचाई जाती है ब्रेन तक, और ब्रेन से आदेश आते हैं। तो इसके दो प्रकार है पुनः आगे पेरिफेरल के, एक है ऐच्छिक, एक है अनैच्छिक। ऐच्छिक में क्या है, जैसे आपको मैं बोलूंगा कि हाथ उठाइए, आप हाथ उठाएंगे। मैं बोलूंगा पैर उठाइए, पैर उठाएंगे। हाथ नीचे करे, हाथ नीचे करेंगे। ये हमारे आदेश अनुसार चलता है, ऐच्छिक। दूसरी होती है अनैच्छिक। अनैच्छिक जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐच्छिक के भी दो भाग है, एक है सेंसरी, एक है मोटर। तो जो मैंने आपको पहले ही बताया कि शरीर से घटनाएं मेंदु को बताई जाती है और वहां से आदेश आते हैं। दूसरी जो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके भी दो भाग है, सेंसरी और पेरिफेरल, अपने सेंसरी और मोटर नर्व। तो सेंसरी इसमें क्या है कि जब जैसे हमारे पेट में दर्द हो गया, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये वहां से ब्रेन को पहुंचाया जाता है सेंसरी नर्व के द्वारा, और वहां से आदेश आता है कि हमें दर्द होने का मालूम पड़ता है। हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवा देते हैं और दर्द कम हो जाता है। दूसरा है उसमें मोटर नर्व, ये मोटर से आदेश आते हैं। अब मोटर में भी क्या है, उसके दो भाग फिर होते हैं। तो ये है हमारी ऑटोनोमस या स्वायत्त नाड़ी संस्था। उसके दो भाग है, और उसको कहते हैं अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी यानी सिंपथेटिक, परानुकंपी यानी पैरासिंपथेटिक। अनुकंपी जो नर्व्स है वो क्या करती है, हमें जो स्टिमुलस देती है, जो भी घटना होती है उसके द्वारा हमें मालूम पड़ता है। तो हमें उत्तेजना पैदा होती है उसके द्वारा। उत्तेजना किसके द्वारा निर्माण होती है, हमारे अलग अलग प्रकार के न्यूरो ट्रांसमीटर नर्व्स के अंदर तैयार होते हैं, उससे उत्तेजना पैदा होती है। और ये क्या है, ग्रंथि तंत्र के द्वारा हमें उत्तेजना मिलती है, जैसे एड्रेनालिन वगैरह जो हम बाद में समझेंगे, उससे उत्तेजना पैदा होती है। और पैरासिम्पथेटिक जो है, उससे जो उत्तेजना पैदा हो गई है उसका काम हो गया और उसको शांत करना है, तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम उसको शांत करती है। तो ये हमारी ऑटोनोमस नर्वस नर्वस सिस्टम। और जब वो प्रेक्षाध्यान की बात करती है, तो प्रेक्षाध्यान की जो पूरी थियरी है वो इसके ऊपर ही चलती है, हमारे नाड़ी तंत्र के द्वारा। तो सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक दो के द्वारा ही चलती है सब क्रिया। तो ये मैं जब एंडोक्राइन सिस्टम हम समझेंगे उस टाइम मैं आपको अ, पुनः बता दूंगा। तो ये नाड़ी तंत्र मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है। अब इसके दोबारा मैं अब एक एक आपको पिक्चर चित्र बताऊंगा। अब मैं आपको ब्रेन का चित्र बताऊंगा। ये हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन का चित्र है। तो इसमें जो रेड भाग आपको दिख रहा है उसमें फ्रंटल लोब लिखा है, बाजू में पैराइटल लोब लिखा है, और पीछे ऑक्सीपिटल लोब। तो ये जो है, ये हमारा ब्रेन का मुख्य भाग है, जिसको बोलते हैं सेरेब्रम। और सेरेब्रम यानी वहां से पूरी क्रिया होती है। तो ये अलग अलग प्रकार के लोब है। फ्रंटल मतलब हमारे मस्तिष्क के सामने की ओर है, ऊपर जो है वो पर साइड में जो है कान के बाजू में पैराइटल लोब है, और पीछे जो है वो ऑक्सीटल लोब बोलते हैं, जिसको हम छोटा मेंदु बोलते हैं। और उसके बाजू में नीचे जो आपको दिख रहा है ग्रे कलर का, सेरेबेलम। तो सेरेबेलम जो है ये हमारे बैलेंस की क्रिया करता है, सेरेबेलम। और उसके नीचे एक स्टॉक दिखा है, स्पाइनल कॉर्ड।
स्पाइनल कॉर्ड आने हैं, जिसको हम सुषुम्ना कहते हैं, या स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे मेरुदंड के अंदर से भीतर जाती है। ये ब्रेन के मुख्य भाग है। और पूरे सेरेब्रम और इसमें हमारे लेफ्ट ब्रेन में जो है, वहां पे पूरी जो कार्यवाही होती है, सेंसेशन वगैरह शरीर को जाते हैं, ब्रेन को जाते हैं, हमारे विचार, आवेश, आवेग, संवेग, स्मृति वगैरह सब इसके द्वारा निर्माण होती है। तो ये ब्रेन का मैं आपको चित्र दिखाया। अब हम पुनः दूसरे पर जाएंगे, मैं आपको दूसरा बताऊंगा अभी। ये ब्रेन तो एक एक चित्र मैं आपको बता के बाद में उसको फिर एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने आपको एक एक बताया, ब्रेन बताया। अब दूसरा, इसके बाद में दूसरा सिस्टम मैं बताऊंगा आपको। तो नाड़ियां जिस तरह से हमारे शरीर में फैली है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको बताया, पेरिफेरल बताया। तो इस तरह से पूरा जाल हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है। और ये मैंने आपको जो बताया, टोटल 72,000 नर्व्स है। और इसमें आपको देखेंगे ऊपर जो ब्रेन दिखाया है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखा है, बाद में बीच में दिखाया है गैंग्लियन वगैरह, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैंने शरीर में जो फैली हुई है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके द्वारा हमें पूरा ज्ञान होता है शरीर का, जो भी आदेश आते हैं और जो भी ब्रेन से आदेश आते हैं इसके द्वारा होता है। इसके बाद में फिर एक चित्र मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारे बाद में जो अभी उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें बीच में आपका मेरुदंड है, वहां से स्पाइनल कॉर्ड जाती है। दोनों साइड में दो दिखाया, एक है सिंपथेटिक और एक है पैरासिम्पथेटिक। और इसमें सब ऑर्गन दिखाया है, हमारे आंखें, आंख से लेके कान, आंख, जीवा वगैरह, ब्रेन में जो नर्व होती है, क्रेनियल नर्व होती है, और प्रत्येक अवयव के साथ जुड़ी है। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये कंट्रोल शरीर अपने आप करता है, और एक एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा और हाइपोथैलेमस के द्वारा करता है। जो ब्रेन मैंने आपको देखा है, उसका जो सेंटर पार्ट है उसके अंदर हाइपोथैलेमस है। ये हमारे नर्वस सिस्टम और ग्रंथि तंत्र का संधि स्थल है, वहां से दोनों सिस्टम कंट्रोल होती है। तो ये पैरासिम्पथेटिक। अब ये मैं आपको चित्र दिखा दिए, इससे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं पूरी तरफ, दोनों तरफ लाइन लगी है, एक है अनुकंपी, एक है परानुकंपी। और ये पूरे शरीर के साथ, अवयव के साथ जुड़ी है। जो भी घटनाएं उधर होती है, जो भी स्राव निर्माण होते हैं, उसके द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये शरीर अपने आप कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको ये सब डायग्राम दिखा दिए। अब हम बात करेंगे। तो अभी न्यूरॉन जो हमारा ब्रेन है, उसमें मैंने आपको ब्रेन दिखाया, उसको आप कट करेंगे तो उसमें ऊपर में आता है ग्रे मैटर आता है, और नीचे आता है व्हाइट मैटर। तो ग्रे मैटर यानी हमारे नर्व सेल जो होते हैं, जो न्यूरॉन जिसको कहते हैं, नर्व्स होते हैं, नर्व सेल। तो उसका मुख्य भाग है सेल है। और उसका जो एक्सॉन होता है, जो व्हाइट कलर का होता है, तो इसलिए वो नीचे रहता है, उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, ऊपर का कॉर्टेक्स, नीचे को मेडुला बोलते हैं। तो उसका जो सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल रहता है, उसको अलग अलग धागे रहते हैं जिसको डेंड्रॉइड बोलते हैं, और एक लंबा धागा होता है जिसको बोलते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन को एक शीट होती है, उसको कंट्रोल होता है ताकि करंट वहां से लीक ना हो, तो उसको बोलते हैं मेडुलरी शीट बोलते हैं उसको, मेडुलर। और वो जो स्पाइनल कॉर्ड जब उससे बनता है, तो ये कॉर्टेक्स और मेडुला। तो कॉर्टेक्स में हमारे ज्ञान यानी जो सेल उधर होते हैं, और उसका एक्सॉन जो होता है वो मेडुला में होता है। और वही सब मेडुला मिलके हमारी स्पाइनल कॉर्ड बनती है, और वहां से नर्व निकलते हैं। तो मेनली जो ज्ञान का कार्य है वो हमारे कॉर्टेक्स में होता है, जिसको ग्रे मैटर बोलते हैं हम। तो वहां से होता है। और नीचे जो होता है, तो उसमें हमारा पूरा ज्ञान जो होता है उसके द्वारा जाता है। अब ये इसमें जैसे मैंने आपको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बोला था, तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का मेन उद्देश्य वो है। तो नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी जिसको स्वायत्त नाड़ी संस्था, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब इसको मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको। जैसे हमें कुछ घटना होती है, जैसे हम समझो जंगल से जा रहे हो, अकेले जा रहे हैं, और आगे एक शेर आ गया। तो उस समय क्या होगा कि यहाँ पे हमारी सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक काम करती है। तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम उत्तेजना पैदा करती है, पैरासिम्पथेटिक उसको घटाती है या उसको कम करती है। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि जंगल से जा रहा है, अकेले है, साथ में कोई नहीं है, और हमारे सामने शेर आ गया, या कोई भी ऐसे घटना हो गई कि जिससे हमें डर पैदा हो गया। तो शेर आ गया, अभी क्या होगा, हमें दो ऑप्शन है हमारे पास में।
या तो शेर के साथ लड़ो या वहां से भागो। उसको क्या बोलते हैं, फाइट और फ्लाइट, यानी या तो लड़ो या भागो। तो उस समय क्या होता है, हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है कि अभी खतरा है, और खतरा है तो क्या करना है। तो ब्रेन तुरंत एक्टिव हो जाता है। हाइपोथैलेमस से हमारे संदेश जाता है मोटर नर्व के द्वारा, सिंपैथेटिक सक्रिय हो जाती है, और सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो सक्रिय होती है, वहां उत्तेजना पैदा होती है। तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आदेश देती है एड्रिनल ग्लैंड को, वहां से एड्रेनालिन सिक्रेट होता है। तो ये सिंपैथेटिक काम करती है। एड्रेनालिन सिक्रेट होता है तो एड्रेनालिन का काम करता है कि जो बाकी शरीर की क्रिया हो रही है उसको शांत कर देती है, और एड्रेनालिन सिक्रेट होता है, हमारी हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, सांस तेज हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है, रोम खड़े हो जाते हैं, और रक्त प्रवाह पूरा पैर की तरफ जाता है, और हम जिंदगी में जितने नहीं लड़े उतना लड़ सकते हैं या भाग सकते हैं। तो शरीर में एनर्जी पैदा हो जाती है, और हम जब देखते हैं पीछे मुड़ के कि खतरा टल गया, तो पैरासिम्पथेटिक काम करना चालू करती है, और शरीर में जो उत्तेजना पैदा हो गई है उसको वो शांत करने लगती है। जो एड्रेनालिन सीक्रेट हो गया है वो कम हो जाता है, हृदय की धड़कन जो तेज हो गई है वो कम हो जाती है, श्वास जो तेज हो गया है वो कम हो जाता है, और उसके बाद में हम शांत हो जाते हैं। तो सिंपथेटिक उत्तेजना पैदा करती है, और पैरासिम्पथेटिक वो उत्तेजना को शांत करती है। तो इस तरह से इसका कार्य होता है। अब ये कैसे समझना है आपको, जब हम तनाव में जाते हैं तो कौन काम करता है, हमारी सिंपैथेटिक सिस्टम काम करती है, उत्तेजना पैदा होती है। तो क्या होता है, जैसे अभी बहुत सारे लोग आईटी में काम करते हैं, बहुत सारी कंपनियां आईटी सेक्टर में, तो वहां उनको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, एक एक कार्य करना होता है। तो प्रोजेक्ट होता है तो उसका तनाव आता है, ये कार्य पूरा नहीं हुआ कि दूसरा कार्य आ जाता है, तनाव पैदा होता है। वो पूरा नहीं किया, बॉस का फोन आता है, अरे अर्जेंट काम है ये करो। तो इस तरह से उनके साथ घटना चलती रहती है, तो तनाव बढ़ जाता है। तो तनाव के तीन प्रकार है, एक है शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, और एक है इमोशनल भावनात्मक तनाव। शारीरिक तनाव जो होता है, आपने बहुत काम किया, शरीर थक गया, रात को सो गए, सवेरे फ्रेश हो गए, शारीरिक तनाव दूर हो गया। लेकिन मानसिक तनाव जो है, जिसमें मानसिक तनाव में क्या है, सुख है, दुख है, प्रियता है, अप्रियता है, तो इनसे मानसिक तनाव पैदा होता है। दूसरा जो इमोशनल, उसमें क्या, विरोधी स्वभाव, विरोधी विचार, विरोधी भावना जो होती है, या विरोधी रुचि, उसके द्वारा हम एक दूसरे का अनादर करते हैं या ईर्ष्या करते हैं, जेलसी करते हैं, तो उससे इमोशनल तनाव निर्माण होता है। तो ये जब इमोशनल तनाव निर्माण होता है तो हमारे ग्रंथियों के स्त्राव बढ़ जाते हैं, और उससे लाइफस्टाइल जिसे जिसको बोलते हैं, उसमें कौन से ब्लड प्रेशर हो गया है, बाद में डायबिटीज है, ये सब क्रिया जो होती है, इसमें कोई जंतु नहीं है, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन इसमें हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो इसको हम रोग नहीं कह सकते, तो उसको हम मानसिक रोग बोलते हैं। लेकिन ये रोग नहीं है, ये हमारा उसका जो भावनाओं के द्वारा होने वाला है मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं। और ये जब सक्रिय होती है हमारी नर्वस सिस्टम, कौन सी, उत्तेजना वाली, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो तनाव बढ़ जाता है, पैरासिम्पैथेटिक को काम करने का अवसर नहीं मिलता है। और जब हम प्रेक्षा ध्यान से जुड़ते हैं, हम वहां क्या करते हैं, तनाव मुक्ति के लिए कायस्तर करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, शरीर परीक्षा करते हैं, चैतन्य केंद्र परीक्षा करते हैं। इससे हमारा तनाव कम हो जाता है, हमारा जो तनाव आया है वो शांत हो जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक काम करने लगती है, हम तनाव से दूर होते हैं, और हम शांति की तरफ जाते हैं, और जो उत्तेजना है वो कम हो जाती है, जो श्वास में तेजी बढ़ जाती है वो कम हो जाती है, हृदय की गति मंद होती है, हम शांत होते हैं, और हमारी निर्णय क्षमता बढ़ती है। इस तरह से प्रेक्षा ध्यान के अलग अलग जो मुख्य अंग है वो कार्य करते हैं, और हमें तनाव से दूर करते हैं। तो नर्वस सिस्टम में जो आपको बताया, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, मेरा जो मुख्य उद्देश्य था वो ये बताने का कि किस तरह से नर्वस सिस्टम से हमारा कार्य होता है। तो नर्वस सिस्टम हमें सेंसरी और मोटर नर्व होती है, बाद में ऐच्छिक और अनैच्छिक जो क्रिया हमारे कंट्रोल में है, वो ऐच्छिक है, जो कंट्रोल में नहीं है वो अनैच्छिक है। जैसे हमारा खाना खाया वो कंट्रोल में है, खाना पेट में गया वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसका क्या होगा शरीर में वो शरीर जानता है, वो जो है
अनैच्छिक क्रिया होती है। तो अनैच्छिक क्रिया ब्रेन के द्वारा ही या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती है। ये एक सिंपैथेटिक मैंने आपको कार्य बताया, पैरासिम्पैथेटिक का कार्य बताया। तो पैरासिम्पैथेटिक अगर हमारी सक्रिय नहीं है तो हम तनाव में रहते हैं। जब तनाव बढ़ जाता है हम फिर स्ट्रेस बढ़ जाता है। बाद में क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। जब फ्रस्ट्रेशन और बढ़ता है हम डिप्रेशन में जाते हैं और हमारा कार्य रुक जाता है। हम उसको छोड़ देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। हम पूरी तरह से ब्रेक हो जाते हैं, हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमारे कार्य की गति बंद हो जाती है। तो इस तरह नर्वस सिस्टम, अब नर्वस सिस्टम तो हमें इतना नहीं समझना है, लेकिन नर्वस सिस्टम हमारे साथ क्या करता है वो हमने समझा है। तो नर्वस सिस्टम को अगर आपको स्वस्थ रखना है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है, जिसको हम लाइफस्टाइल डिसीज कहते हैं या लाइफस्टाइल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, उसको अगर कंट्रोल करना है हमें प्रेक्षाध्यान जुड़ना है। और प्रेक्षाध्यान में क्या अंग है, मुख्य अंग उसके 8 अंग है। कायोत्सर्ग है, शरीर प्रेक्षा है, श्वास प्रेक्षा है, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा है, अनुप्रेक्षा है, लेशा ध्यान है, भावना है। ये मुख्य 8 अंग है। तो इसका जब हम अभ्यास करेंगे तो हमारी नर्वस सिस्टम स्वस्थ रहेंगी। हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और जो मुख्य सिस्टम है अंतःस्रावी, यानी जो सॉरी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त नाड़ी संस्थान, वो बराबर कार्य करेगा। हम तनाव में नहीं जाएंगे और हम लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। हमारी निर्णय क्षमता बढ़ेगी, हम स्वस्थ रहेंगे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से। इस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम हमें सहाय करता है। तो ये ब्रेन के द्वारा चली हुई सिस्टम है। और मैंने ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको दिखाया। मेरुदंड आपको मालूम है, मेरुदंड के अंदर से सुषुम्ना जाती है। ये वहां पे 33 मनके है। एक एक मन में से 2 मनके से नाड़ियां निकलती है, वो पूरे शरीर में फैली हुई होती है। और मेरुदंड के दोनों बाजू में ये हमारी अनुकंपी और परानुकंपी होती है, जो सारे अवयव के साथ जुड़ी होती है। इस तरह से हमारी नर्वस सिस्टम काम करती है, हमें स्वस्थ रखती है। तो ये एक संस्थान मैंने आपको बताया। दूसरा जो संस्थान है वो है एंडोक्राइन यानी नाड़ी तंत्र, हाँ सॉरी ग्रंथि तंत्र। अब ग्रंथि तंत्र मैंने आपको बताया ये 2 प्रकार का है। तो उसमें क्या है, ग्रंथि तंत्र एक है बाह्यस्रावी यानी जिसमें नलिका होती है। तो बाह्यस्रावी का उदाहरण आपको देना है तो हमारे मुंह में लार ग्रंथि है, सलाइवरी ग्लैंड, उसको नलिका होती है, वहां से सलाइवा बाहर आता है, पेट में जाता है, डाइजेशन का काम करता है। मुख में जैसे हम खाना खाना चालू करते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन चालू हो जाता है। तो ये नलिका वाली ग्रंथि है। दूसरी नलिका ग्रंथि आपको मालूम है, जब हम कुछ दुख होता है तो हम रोते हैं, तो हमारे वहां कौन सी लैक्रिमल ग्लैंड है, उसमें भी नलिका होती है, आंखों में उसके स्राव बढ़ जाते हैं, अश्रु आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरी जो ग्रंथि है उसको बोलते हैं नलिका विरहित ग्रंथि, एंड्रो एंडोक्राइन ग्रंथि। तो एंडोक्राइन में क्या है, मैं अभी उसका डायग्राम आपको नहीं दिखाऊंगा, तो ये आपको सिर्फ ऐसे ही बताऊंगा मैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां है। तो इनको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी यानी उसके अंदर ही सिक्रिशन होते हैं और जो डायरेक्ट रक्त में छोड़े जाते हैं। रक्त का काम है उसका वहन करना। तो उसके जो स्त्राव है जिसको कहते हैं हार्मोन, वो हमारे रक्त में छोड़े जाते हैं। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में है, 8 प्रकार की ग्रंथियां है। तो उसमें ब्रेन में जो है, तो ब्रेन में ग्रंथि है, उसमें 2 ग्रंथि है ब्रेन में। एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको बोलते पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी। और उसको क्या बोलते हैं कि उसको मुख्य ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। वो सारे ग्रंथियों को कंट्रोल करती है और उसका कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस के पास। तो हाइपोथैलेमस का नर्वस सिस्टम पर भी कंट्रोल है और अंतःस्रावी ग्रंथि पर भी कंट्रोल है। तो हाइपोथैलेमस जो है ये नर्वस सिस्टम और अंतःस्रावी ग्रंथि का संधि स्थल है, वहां से दोनों ग्रंथियां, दोनों सिस्टम कंट्रोल होती है। तो ब्रेन के अंदर 2 ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो दूसरी है पिनियल ग्लैंड। पिट्यूटरी में उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के हार्मोन निर्माण होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें मुख्य, तो ये पूरी ग्रंथियों को कंट्रोल करते हैं। तो उसमें सबसे पहला हार्मोन होता है ग्रोथ, GH यानी ग्रोथ हार्मोन, जिसमें हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ कंट्रोल करता है। LH होता है लाइसो यानी लैक्टियल लाइसोसोम हार्मोन बोलते हैं LH अंतःस्रावी ग्रंथि में।
उसके बाद में उसमें अलग अलग हार्मोन, ये ग्रंथि आपको बताया मैंने, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी जो पिनियल थायराइड, और ये ब्रेन में दो, पिट्यूटरी और पिनियल। फिर आप नीचे आएंगे, हमारे यहाँ पर कंठ के स्थान पर दो ग्रंथि है, एक है थायराइड और पैराथायराइड। फिर नीचे जाएंगे, हृदय के पास में थाइमस ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि बचपन में बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, इसलिए बच्चे आप देखेंगे वो झगड़ते हैं करते हैं, बाद में वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, आनंद में रहते हैं। तो थाइमस ग्रंथि है, इसीलिए इसको आनंद केंद्र बोलते हैं। इसके नीचे जाएंगे तो हमारी किडनी के ऊपर दो ग्रंथि है, उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, जो सिंपैथेटिक के साथ जुड़ी है। और हमारा जो पाचन तंत्र है, उसमें स्टमक के नीचे ड्यूोडेनम है, वहां एक ग्रंथि है जिसको बोलते हैं पैंक्रियास। पैंक्रियास सबको मालूम है। पैंक्रियास जो है ये दो प्रकार की ग्रंथि है, एक तो उसमें अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। तो जब डाइजेशन के लिए स्राव छोड़ती है, वो हमारे ड्यूोडेनम में छूट जाता है, या छोटी आंत जहाँ शुरू होती है वहां पर। और बाह्य स्राव जो है वो इंसुलिन, वो आप सबको मालूम है, डायबिटीज, इंसुलिन निर्माण नहीं होगा या उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी तो डायबिटीज होता है। उसके नीचे किडनी मैंने आपको बताया, बाद में गोनेड्स। तो स्त्रियों में होती है ओवरीज और जेंट्स में होती है टेस्टिस। तो ये अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां हैं, और ये किसके साथ जुड़ी है? हमारे ऑटोनोमस नर्वस के साथ जुड़ी है, नर्वस से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक एक्टिव एक्टिव होती है तो इनके स्त्राव बढ़ जाते हैं, मेनली एड्रिनल के वगैरह। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होती है तो उसके स्त्राव कम किए जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां है, इसको बोलते हैं एंडोक्राइन, नलिका विरहित ग्रंथि। इसमें नलिका नहीं होती, इसके स्त्राव तुरंत रक्त में छोड़े जाते हैं। और मैंने आपको उसका उदाहरण दिया था ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में, एड्रेनालिन का। तो इसमें एड्रेनालिन का सिक्रेशन होता है जिससे उत्तेजना बढ़ती है, हमारे शरीर में ताकत आती है, रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, श्वास तेज हो जाता है, हृदय की गति बढ़ जाती है, रक्त प्रवाह पैरों की तरफ बढ़ाया जाता है ताकि हम भाग सके, या पूरे शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है ताकि हम लड़ सके। तो दोनों के लिए इसका कार्य होता है। अब हाइपोथैलेमस को पहले ग्रंथि नहीं मानते थे, लेकिन अभी हाइपोथैलेमस को भी ग्रंथि मानने लग गए। तो ये हार्मोन जो होते हैं, तो इसमें जब इम्बेलेंस होता है हार्मोन में, इसकी मात्रा जो होती है वो ग्राम में भी नहीं होती है, वो नैनोग्राम में होती है। लेकिन वो हमारे जो इमोशंस है उसका कार्य करता है। तो जब हमारे इमोशंस बदल जाते हैं, या जब ये ग्रंथियां सक्रिय होती है, इसमें इम्बैलेंस होता है, हमें लाइफस्टाइल डिसीज आते हैं। लाइफस्टाइल डिसीज कौन से हैं? जैसे मैंने आपको बताया, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है। क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो मैं नाम ले रहा हूँ, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, इसमें कोई जंतु नहीं होते, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होते। पहले कौन से रोग होते थे? कॉलरा होता था, गैस्ट्रो होता था, मलेरिया होता था, स्मॉल पॉक्स होता था, गोवर जिसको मिजल्स बोलते हैं वो होता था। ये सब इसमें ना ऑर्गेनिज्म होते थे। लेकिन अभी जो डिसीज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर है, अस्थमा है, इसमें कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होते। ये सब लाइफस्टाइल डिसीज है। तो हम लाइफस्टाइल अगर हमारी अच्छे नहीं है, तो शरीर को जो एक्सरसाइज होना चाहिए वो नहीं होता है। और क्या होता है कि हमें हमारे शरीर में जो सक्रिय कार्य होना चाहिए, ब्रेन को मैसेज इसकी जरूरत नहीं है, तो उसका जो निर्माण होता है वो कम हो जाता है, और हमें ये लाइफस्टाइल डिसीज आ जाते हैं। तो मैंने एक एक ग्रंथियां बोला है, तो पहले आपको बताया मैंने, हाइपोथैलेमस को पहले ग्रंथि नहीं मानते थे, लेकिन अभी हाइपोथैलेमस को भी ग्रंथि मान रहे हैं। उसमें भी बहुत ज्यादा शिक्षण होता है, और हाइपोथैलेमस हमारे ये अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करते हैं, और ये नर्वस सिस्टम के साथ भी जुड़ा है और अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ जुड़ा है। तो पहले मैंने आपको ग्रंथि बताई थी पिट्यूटरी। तो ब्रेन जो है उसके जो नीचे का भाग है जिसको लिम्बिक सिस्टम बोलती है, तो वहां पे हाइपोथैलेमस होता है, उसमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो इसका आकार जो है अपना चने का दाना होता है ना, उसके जैसा होता है। उसके जो दो लोब होते हैं, वैसे पिट्यूटरी के भी दो लोब होते हैं, एक एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है। और इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के हार्मोन निर्माण होते हैं। तो मैंने आपको एक हार्मोन बोला, वृद्धि यानी ग्रोथ हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन, तो हमारी जो शरीर की ग्रोथ होती है वो इस हार्मोन से होती है। अगर किसी कारण ये हार्मोन अगर नहीं निर्माण हुआ, तो क्या होता है, हमारी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होती। तो आप देखते हैं बहुत बार वो बौने लोग होते हैं, तो इनमें ये हार्मोन का निर्माण कम हो जाता है, शरीर की ग्रोथ नहीं होती है, आदमी बौना बन जाता है। कुछ लोगों में इसका निर्माण बहुत ज्यादा होता है।
तो उसको बोलते हैं जाइजेंटिज्म। तो उसमें एकदम ग्रोथ इतनी होती है, तो हाइट जो है कभी 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट है, 6 तो नॉर्मल है, 7 फुट 8 फुट। आपने इसका उदाहरण आपको दूंगा, खली जो पहलवान है आपने देखा है उनकी हाइट कितनी है, तो ये ग्रंथि के द्वारा होता है। ग्रोथ हार्मोन उनके शरीर में ज्यादा निर्माण हो गया है, तो ज्यादा ग्रोथ हो गई है। तो इस तरह से ये दो तरह से काम करता है। तो ग्रोथ, या तो ग्रोथ जरूरत से ज्यादा होती है या ग्रोथ कम होती है, तो इस तरह से इसका काम होता है। तो ग्रोथ होता है। दूसरा हार्मोन है उसमें TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हमारे जो थायराइड ग्रंथि यहाँ पर है गर्दन के पास में, इसके द्वारा होता है। तो ये इसका हार्मोन, तो हमारे जो थायराइड, जो आपने देखा घेंगा रोग होता है, तो जब मात्रा बढ़ जाती है थायरोक्सिन की, तो घेंगा रोग होता है, जिसको क्या बोलते हैं, घेंगा गॉइटर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में घेंगा बोलते हैं। तो उसमें निर्माण कम होता है। तो ये, और निर्माण बढ़ता, तो वो निर्माण बढ़ता है तो उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, कम होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि हमारी जो ग्रंथि जो ज्यादा स्राव निर्माण करती है, तो शरीर पतला हो जाता है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, और उसमें चिड़चिड़ा बनाता है, क्रोध जल्दी आता है, और वो उत्तेजित हो जाता है, और उसमें उसका वजन कम होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, शरीर का वजन बढ़ जाता है, वहां पर भी चिड़चिड़ापन आता है, आंखें बाहर आने लगते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इस पर से आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति को हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो ये ग्रंथि का कार्य क्या है, थायराइड निर्माण करना, वो हमारे लिए जरूरी होता है, लेकिन उसकी ग्रोथ ज्यादा मात्रा में हो गई तो ये सब मैनिफेस्टेशन उसके होते हैं। उसके पीछे जो दूसरा ग्रंथि है उसको बोलते हैं पैराथायराइड। ये बाहर थायराइड है, अंदर पैराथायराइड। पैराथायराइड क्या करते हैं, शरीर में कैल्शियम का चैनलाइजेशन करता है। तो कैल्शियम शरीर में उसके द्वारा निर्माण होता है, उसको कैल्शियम मैनेज करता है। तो उसमें अगर कुछ कमजोरी आ गई तो हम शरीर में कैल्शियम कम हो जाता है, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, और हड्डियां, कैल्शियम कम होगा तो क्या होगा, हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो ये उसके मैनिफेस्टेशन होते हैं इस तरह से। तो ये दोस्त आपको बताया। दूसरे, इसके अलावा इसमें ACTH, एड्रिनो कॉर्टिको स्टिमुलेटिंग एंड थायराइड हार्मोन। एड्रिनो कॉर्टिको, एड्रेनालिन ग्लैंड का है हमारे किडनी के ऊपर, त्रिकोण की टोपी जैसी होती है, उसमें एड्रेनालिन निर्माण होता है। एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, उसका दूसरा नाम है इफ्रीन, इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन। नेफ्रिन मतलब किडनी, तो उसके ऊपर है, इसलिए दो प्रकार के नाम। तो ये उत्तेजना जब निर्माण होते हैं, हमें कुछ ज्यादा ताकत का कार्य करना है, तो ये हार्मोन निर्माण होते हैं। इसके अलावा पिट्यूटरी में एक हार्मोन और है, GTH, यानी गोनाडोट्रोफिक। तो वो हमारे गोनाड्स, यानी टेस्टिस और ओवरीज जो होते हैं स्त्रियों में, और जेंट्स में टेस्टिस, तो उसके हार्मोन इसमें निर्माण होते हैं, वो भी कंट्रोल करती है। और उसके बाद में LH, यानी लेटोपिक, यानी माता को जो लैक्टिक हार्मोन जिसको बोलते हैं, तो दूध की निर्मित होती है जब प्रेगनेंसी होती है, बच्चा पैदा होता है, तो बाद में माता के वहां पर दूध का प्रोडक्शन हो जाता है। तो ये इतने कंट्रोल करती है, सभी ग्रंथि को कंट्रोल करती है। दूसरी ग्रंथि जो है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड क्या है, इसका आकार छोटा होता है, गेहूं के जितना, और अपने पिन, उसका नाम है पिनियल। तो पिन यानी टाचनी जो होती है उसके जैसा उसका आकार होता है, उसको ऊपर टोपी होती है और नीचे दंडी होती है, तो पिन के जैसा शेप होता है, गेहूं के दाने के जितनी होती है। ये हमारे जो ज्योति केंद्र यहाँ पर ललाट के मध्य भाग पर आता है उसका। तो यहाँ जब हम ध्यान करते हैं तो हम क्या बोलते हैं लास्ट में, कि आनंद की अनुभूति हो रहा है। तो इसमें आनंदी और शांति का, आनंद और शांति मिलती है। तो यहाँ हार्मोन निर्माण होता है मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन हमारा मूड अच्छा करता है, तो ये मूड अच्छा करती है। दूसरा, पिट्यूटरी में आपको पता है उसमें एक ऑक्सीटोसिन करके होता है। तो ऑक्सीटोसिन में हमारे दर्द सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है, आनंद की प्राप्ति होती है। और इस हार्मोन द्वारा जब ऑक्सीटोसिन देते हैं तो गर्भाशय संकुचित हो जाता है डिलीवरी के बाद में, क्योंकि गर्भाशय खुला रहता है, वो संकुचित हो जाता है। ये अलग अलग प्रकार की क्रिया होती है। तो ऑक्सीटोसिन भी आपने देखा होगा, तो ये गाय वगैरह ज्यादा दूध दे इसके लिए ये हार्मोन दिया जाता है। तो ये उसका गलत उपयोग कभी कभी होता है। और ये पीनियल का मैंने आपको बताया मेलाटोनिन, तो इसके नींद अच्छे आती है, तनाव कम करता है, आनंद की प्राप्ति होती है। जेटलैग जब होते हैं, हम अमेरिका से इधर आएंगे तो जेटलैग होते हैं, हमारा जो सर का पैटर्न बदल जाता है, ये भी इससे कंट्रोल करता है। थायराइड का मैंने आपको बताया।
पैराथायराइड बताया। इसके बाद में थाइमस, थाइमस हमारे जो यहाँ फेफड़ों के बीच जो हड्डी है जिसको स्टर्नम बोलते हैं उसके नीचे होती है, और ये बचपन में सक्रिय रहती है। बाद में जब हम 13 साल के बाद में जब बड़े होते हैं तो ये संकुचित हो जाती है। फिर थाइमस का जो हार्मोन है वो निर्माण नहीं होता है। तो बाद में क्या है कि आनंद की प्राप्ति, इसलिए जब ध्यान करते प्रेक्षा ध्यान में हम, तो वहां पर लेशा ध्यान करते तो वहां आनंद की अनुभूति हो रही करके आदेश देते हैं। तो इसका अगर हम ध्यान करें तो ये सक्रिय रहती है, हमें आनंद ज्यादा मात्रा मिलता है, हम आनंद में रह सकते हैं। तो थाइमस मैंने आपको बताया, एड्रेनलिन भी बताया, एड्रेनल ग्लैंड का भी बताया। तो उससे आपको क्या होता है वो भी बताया, उसमें श्वास की गति बढ़ जाती है, हृदय की गति बढ़ जाती है, लिवर ग्लूकोज ज्यादा छोड़ता है, तो हमें स्टिमुलेशन मिलता है, उत्तेजना पैदा होती है, और हमें ये सारी क्रिया होती है जब हमें फाइट और फ्लाइट की स्थिति आती है, उसके लिए होता है। फिर लिवर ग्लूकोज ज्यादा छोड़ता है। और जब हम योग करते हैं तो अंतःस्रावी ग्रंथि पर ध्यान किया जाता है और उसको सक्रिय करते हैं, तो उसका जो स्राव है उसको बैलेंस किया जाता है, हम उत्तेजना कम हो जाते हैं, हम शांत रहते हैं। जो मैंने आपको वहां पर उदाहरण दिया था ये भी कार्य इसके द्वारा होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के आसन करते हैं, तो आसनों का प्रभाव इन केंद्रों पर, इन ग्रंथियों पर होता है। और इन ग्रंथियों को ना उसको अभी जैसे पातंजलि योग में चक्र बोलते हैं, प्रेक्षाध्यान में हम उसको केंद्र बोलते हैं। तो केंद्र 13 है, वो मैं बाद को बताऊंगा, उसका कार्य क्या है वो बाद में बताऊंगा। लेकिन ये केंद्र, तो जहां ये अंतःस्रावी ग्रंथि है वहां पर केंद्र बनाए हैं। तो क्योंकि हमारे पूरे शरीर में चैतन्य है, प्रत्येक कोशिका में चैतन्य है, और वो चैतन्य है तो हर जगह हम ध्यान नहीं कर सकते, इसलिए ये केंद्र बनाए, 13 केंद्र। तो जहां घनता ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा हो, उसको केंद्र बनाए। तो मैं बाद में लास्ट में समझाऊंगा कैसे होता है। तो ये आपको जो मैंने एक एक ग्रंथि बताया बाद में, उसके बाद थाइमस बताया, एड्रेनल हो गया। तो ये अलग अलग ग्रंथि, और बाद में गोनेट्स है, ओवरीज और टेस्टिस, तो ये रिप्रोडक्शन के काम में आती है। तो रिप्रोडक्शन वहां से होता है। तो इसके अलावा हम अलग अलग प्रकार की क्रिया करते हैं। अभी हम आएंगे इसके तरफ, जो ग्रंथियों का मैंने बताया आपको, ये ग्रंथियों के स्त्राव जब इम्बैलेंस होते हैं, इम्बैलेंस कब होते हैं, जब हम इमोशंस में जाते हैं तो इम्बैलेंस होते हैं, और हमें अलग अलग प्रकार की लाइफ स्टाइल डिसीजेस आते हैं, या इम्बैलेंस होता है। मैंने आपको कुछ कुछ बता दिया, गॉइटर वगैरह ये सब बता दिया, या डॉर्फिज्म, जाइनेंटिज्म ये बता दिया। तो प्रेक्षाध्यान हम करते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के प्रयोग है, अलग अलग आसन है। जैसे हम मंडूकासन करते हैं, मंडूकासन करते हैं तो उसका दबाव कहाँ आता है, हमारे पेट के अवयव पर आता है। कहाँ पर, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय वगैरह वहां पर आता है। तो इसमें क्या है कि पैंक्रियास पर प्रभाव पड़ता है, तो इंसुलिन का निर्माण ज्यादा होता है। तो जितने भी आगे झुककर आसन करते हैं, मंडूकासन करते हैं, योग मुद्रा करते हैं, फिर पाद हस्तासन करते हैं, ये आसन करते हैं तो उस पर दबाव आता है, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, इनका स्त्राव संतुलित रहता है, हम शांत रहते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा दूसरे जो आसन होते हैं, हम ताड़ासन करते हैं। तो ताड़ासन में क्या होता है, शरीर की लंबाई बढ़ती है, हड्डियां मजबूत होती है, तनाव दूर होता है, आलस्य दूर होता है, कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, ये सब उसके लाभ है। तो इसके जैसे अलग अलग प्रकार के आसन है जिससे हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो आसनों के द्वारा जब आसन अलग अलग प्रकार के करते हैं तो ये ग्रंथियां सक्रिय हो जाते हैं, उसके स्त्राव संतुलित होते हैं, और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो मैं आपको दो तरह बताया, एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बताया जिससे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को शांत किया जाता है, और ये ग्रंथियां जो है, ग्रंथियां जब हम बैलेंस करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अब जब हम अलग अलग प्रकार के ध्यान करते हैं तो ये ग्रंथि पर प्रभाव होते हैं। तो मैंने आपको पहले कायस्थ वगैरह वो बताया, 4 चरण का ध्यान। अब इसके अलावा ये एक चैतन्य केंद्र प्रेक्षा है। तो जहां घनता ज्यादा होती है तो ये चैतन्य केंद्र जो है, ये जितनी ग्रंथियां मैं आपको बताया वहां पर सक्रिय है। तो अब मैं आपको चैतन्य केंद्र बताऊंगा, नीचे से चालू होती है। तो सबसे पहला केंद्र है शक्ति केंद्र, जो हमारा मेरुदंड का निचला छोर और गुदाद्वार के बीच में शक्ति केंद्र, यहाँ शक्ति सबसे ज्यादा होती है। और यहाँ कौन सी ग्रंथियां हैं, गोनेट्स है, हॉर्मोन्स है, शक्ति है, यहाँ से रिप्रोडक्शन होता है। ये पहला केंद्र है शक्ति केंद्र। उसके ऊपर आएंगे तो स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र नाभि से 4 उंगल नीचे पेडू का भाग, वहां पर भी गोनेट से ही है। उसके ऊपर आते हैं नाभि, वो तेजस केंद्र,
तेजस केंद्र में कौन से गोनाड्स आते हैं। तो ये तीनों केंद्र जो है इन्हें काम केंद्र बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान करने से वो काम विचार ज्यादा पड़ते हैं, तो बाद में इसलिए लास्ट में ज्योति केंद्र प्रेक्षा करते हैं जो पिनियन पे होती है, तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। फिर उसके ऊपर आएंगे तो आनंद केंद्र, ये मैं थाइमस ग्रंथि यहाँ बताया। तो आनंद केंद्र से लेशा ध्यान चालू होता है। आनंद केंद्र पर शुरू करते हैं, वहां पर गुलाबी रंग का ध्यान करते हैं, हरे रंग का ध्यान करते हैं, आनंद की भावना का वहां पर आनंदिक भावना हो रही उसका अनुभव करते हैं। फिर ऊपर आते हैं यहाँ पर थायराइड पर, तो स्वरयंत्र पर ध्यान करते हैं, थायराइड और पैराथायराइड सक्रिय हो जाती है, वहां वासनाएं शांत हो जाती है। फिर उसके ऊपर हम आते हैं बाद में अलग केंद्र है। अब इसके बाद में केंद्र है कौन सा, जीवा का अग्रभाग, तो सेंसरी केंद्र है जीवा का अग्रभाग, तो उसको बोलते हैं कौन सा केंद्र, ये ब्रह्म केंद्र है। फिर नासिका जो है दोनों नाक का अग्रभाग, ये प्राण केंद्र। कान के भीतर ये अप्रमाद केंद्र। फिर आंखों के भीतर चाक्षुष केंद्र, वहां से ऊपर आएंगे, फिर यहाँ पर दोनों भ्रुकुटी के बीच दर्शन केंद्र। कौन सी ग्रंथि आ गई, पिट्यूटरी। यहाँ ऊपर आएंगे ज्योति केंद्र, पिनियल ग्लैंड। और हमारी हेयरलाइन जहां से चालू होती है वो शांति केंद्र, तो वहां पर भी पिनियल और पिट्यूटरी सक्रिय होती है, तो शांति का आनंद होता है। फिर लास्ट में जो है ज्ञान केंद्र, या जिसको पातंजलि योग में सहस्त्रार केंद्र, ये इस तरह के 13 केंद्र है। तो लेशा ध्यान करते हैं तो लेशा ध्यान में आनंद केंद्र से चालू होता है, फिर यहाँ पर आते हैं विशुद्धि केंद्र पर, वहां से दर्शन केंद्र पर जाते हैं, और फिर वहां से ज्ञान केंद्र, और लास्ट में ज्योति केंद्र। तो यहाँ रंगों का ध्यान किया जाता है। अब इसका प्रभाव होता है तो इनके जो स्त्राव है सक्रिय हो जाते हैं, और हमें अलग अलग भावना निर्माण होती है। तो आनंद की प्राप्ति होती है, काम वासना दूर हो जाती है, आत्मज्ञान का ये होता है, ज्ञान मिलता है, अंतर्दृष्टि जागृत होती है, ज्ञान का ध्यान जागृत, सहस्त्र चक्र या ज्ञान के अंदर जागृत हो जाते हैं, और लास्ट में हम ज्योति के अंदर प्रेक्षा करते हैं, जिससे ये जो भी शरीर के अंदर जो भाव निर्माण हो गए वो शांत हो जाते हैं, और शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस तरह से ये दो सिस्टम्स प्रेक्षा ध्यान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व की है। तो इस तरह से हम इनको समझे, और ये जानते हुए जब हम अलग अलग करेंगे, कायस्वर करेंगे, श्वास परीक्षा करेंगे, शरीर परीक्षा करेंगे, चैतन्य केंद्र परीक्षा करेंगे, तो ये जो केंद्र मैंने आपको बताया है चैतन्य केंद्र परीक्षा इसके साथ जुड़ी है। वहां पे हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी होती है, सिर्फ वहां चित्त को ले जाना है और वहां भावना करनी है, सिर्फ देखना है। तो इससे शरीर स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि उसका स्त्राव बैलेंस होते हैं। इसके अलावा शरीर परीक्षा, लेशा ध्यान, धारणा और अनुप्रेक्षा, इतने सारे अंग हैं, ये सब सक्रिय हो जाता है। तो अभी अपने पास थोड़ा समय है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपकी कुछ। बहुत सुंदर तरीके से आपने एक एक ग्रंथि के बारे में हमें तो बताते हुए, मुख्य जो ग्रंथियां हैं हमारे, दो ग्रंथियां, उसके बारे में हमने आज चर्चा की, उनके बारे में जाना। तो अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आप हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास, हैंड राइज कर सकते हैं। लीला जी ने हैंड राइज किया, लीला संचेती। यस, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र कोमल सर। जी। जय जय। जिनेन्द्र। सर जैसे मेरा अभी पेट ओवर एक्टिव, मैं थोड़ा भी मसाले का या कुछ भी खा लेती हूँ तो मेरे मुझे प्रॉब्लम होती है, मैंने कहा तो उसके लिए मुझे क्या करना है? जैसे मेरा ओवर एक्टिव है पेट, जैसे आपने अभी बताया, तो मतलब मेरा जी, पेट में इम्बैलेंस है, ओवर एक्टिव है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए फिर? तो एक्टिव है, ओवर एक्टिव, लेकिन उसमें आपको क्या एसिडिटी वगैरह होती है क्या? नहीं, एसिडिटी नहीं होती है मुझे, वो मतलब तो फिर क्या, मोशन हर 2 घंटे में, मोशन खाया 2 घंटे में मोशन लग जाता है, वो ओके, खाना रुकता नहीं है पेट में, वो प्रॉब्लम हो रही है, तो मतलब ओवर एक्टिव है पेट, तो उसको फिर मैं कैसे करूँ? तो दवाई उसमें भी ये नहीं ले, कुछ, हाँ, दवाई आप ले रही है कुछ? नहीं ले रही हूँ सर, मैं दवाई मुझे नहीं। सेट नहीं, मैं नहीं ले रही हूँ। तो उसमें अभी, क्योंकि जो आपका जो प्रश्न है उसमें क्या है कि ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, कि आपने बताया ओवर एक्टिव होता है, बार बार आपको लूज मोशन होती है या मोशन के लिए जाना होता है, तो इसमें आपको खान पान का ध्यान रखें। उसमें मिर्ची वगैरह अगर ज्यादा खाती है वो कम कर दीजिए, नहीं खाती है बाकी जैसे कुछ काली मिर्च वगैरह वो चीजें जिसमें वो खाना है, सब जरूरी है शरीर के लिए। इसके अलावा जो हमारा खाने का समय वो आपका नियंत्रित है या नहीं है वो देखें। बहुत बार क्या होता है कि हमारे इसमें दो थियरी है, कुछ लोग बोलते हैं कि 2 बार ही खाना है, कुछ लोग बोलते हैं कि हर 2-2 3-3 घंटे के बाद खाना है।
तो इसमें भी शरीर की जो, क्योंकि शरीर को बाकी भी कार्य रहता है, जैसे मैंने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आपको बताया था, उसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, तो जब स्टिमुलेशन होता है, इरिटेशन होता है, तो आपको इसमें ये भी हो सकता है कि आपको कुछ कोई चीज का डर वगैरह हो, उससे भी हो सकता है, या स्टिमुलेशन हो, सिंपैथेटिक काम कर रही हो, उससे भी होता है, क्योंकि जब भी हमें कोई चीज का भय लगता है तो इससे सब होता है। तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, आप जो 4 चरण का ध्यान होता है, उसमें क्या, पहले 5 मिनट का कायसर करते हैं, आसन का चुनाव करते हैं, आंखें कोमलता से बंद करते हैं, फिर हम संकल्प करते हैं, बाद में शरीर का कायसर करते हैं, और फिर पहले नाभि पर ध्यान देते हैं, फिर नाक पर, तो श्वास प्रेक्षा, श्वास को देखते हैं धीरे धीरे, और बाद में लास्ट में ज्योति के अंदर प्रेक्षा करते हैं। तो वो करेंगे तो जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन का अर्थ क्या है कि हमारे मन के विचार रुकना चाहिए। आपको रोकना नहीं है, आप रोकने जाएंगे तो नहीं रुकेंगे, वो जी। अपने आप रुकने चाहिए। उसकी जब प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें जब प्रैक्टिस होती है तो अपने आप शरीर स्वस्थ हो जाता है। और खान पान का अगर आप समय निश्चित करके बराबर जो चीजें आपको जरूरत है तब खाए, और हो सकता है कि ये आपका समय निर्धारित कर देंगे, क्योंकि कभी कुछ लोग क्या है, नाश्ता कर लिया, खाना खाने का उसके बीच में भी कुछ खा लेते हैं, खाना खा लिया बाद में और कुछ शाम को भी खा लेते हैं। तो वो आप 3 समय ब्रेकफास्ट करें, लंच करें, और रात का जो खाना है उसको कम करना है, ब्रेकफास्ट अच्छा करना है, दोपहर का जो लंच है वो सीमित करना है, ज्यादा नहीं खाना है, और रात का हल्का खाना है। तो ये आप करेंगे। दूसरा, पानी की मात्रा, हमारे शरीर में 70% पानी जाना चाहिए, कम जी। से कम में 2 से 2.5 लीटर पानी जाना चाहिए। वो आप देखिए पानी कितना होता है वो। और कुछ अगर आपने जैसे बोला मिर्ची वगैरह नहीं खाती है, तो खाने का समय निर्धारित कर दीजिए, और जी। जब जरूरत नहीं है तो भूख लगने पर ही खाइए। जी। तो मुझे लगता है ये कोमल आप जी, करेंगे तो फर्क कोमल जी ने पड़ेगा। हैंड राइज किया हुआ है। कोमल जी, थोड़ा ही समय थैंक यू बचा है सर। हमारे पास। उमर। हाँ कोमल भाई जी। जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सब एक्सप्लेन किया, काफी समझ में भी आया। मुझे ये जानना था, जब हम ध्यान करते हैं तो जैसे केंद्रों पे ध्यान करते हैं, तो हमें अपना ध्यान आगे की ओर लगा के करना चाहिए या पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी पे केंद्रों को देखना चाहिए, या किस तरह उन मतलब देखना हमारे चाहिए? जो केंद्र है कोमल जी, हम्म। केंद्र जो है ना, आप समझिए वो सुषुम्ना के भीतर है सब। तो आपको दे- पीछे आगे ऐसा नहीं देखना है आपको। जब हम ध्यान करते हैं, जब केंद्रों पे कर रहे हैं, आपको हमारे ज्ञान चक्षु द्वारा उधर देखना है। आंखें तो बंद है हमारी, हम कैसे देखेंगे? ज्ञान चक्षु द्वारा, अंतर्दृष्टि के द्वारा देखना है। तो मैंने आपको सबकी जगह बताई है, आपको वहां ले जाना है, चित्त को ले जाना है। और वहां, क्योंकि क्या है, देखो आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे नहीं जानती, मैं आपको नहीं जानता हूँ। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपकी तरफ देखने लगे तो क्या हो जाएगा? आप अस्वस्थ हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वैसे ही जब हम केंद्रों पर ध्यान देते हैं, केंद्र सक्रिय हो जाते हैं, और उसके स्राव बैलेंस हो जाते हैं, और उससे जो भावनाओं में बदलाव होता है वो रुक जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। जी। तो अभी चित्त के द्वारा उसको देखते हैं। अंजू जी बैद, अंजू जी बैद, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। महेंद्र, मैं पूछ रही थी, जैसे गले में करते हैं विशुद्धि केंद्र पर ध्यान, तो ऐसे तो बोलते हैं येलो कलर का और वैसे ब्लू कलर का, तो दो कलर एक साथ कर सकते हैं या आगे, मतलब आज जैसे येलो किया थोड़ी देर बाद में ब्लू किया तो कर सकते हैं क्या वैसे? कर सकते हैं, लेकिन येलो जब हम कहते हैं मंत्र प्रेक्षा में येलो ध्यान करते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप 4 चरण का ध्यान कर रहे हो तो वहां पे विशुद्धि केंद्र पर हम नीले रंग का देखते हैं, मयूर के गर्दन के भांति चमकता हुआ नीला रंग। उससे क्या होता है, वासनाएं शांत होती है, अनुशासित हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। ये उसके लिए है। तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, और हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारी लेशा बदल जाती है, उसके लिए। ओम लेकिन आराम। आप जब मंत्र प्रेक्षा करेंगे तो वहां पे येलो कलर का ध्यान होगा। अब नमक मंत्र का जब कर रहे हैं तब येलो लेना है, आप जब अनुप्रेक्ष प्रेक्षा ध्यान कर रहे हैं तब ब्लू कलर का लेना जी। हाँ, प्रेक्षा ध्यान कर रहे हैं, आखिरी, या है। ऊपर आखिरी सहस्त्र से काल सवाल। नीचे प्रेक्षा कर कर रहे हैं। सकते हैं क्या? ऊपर से नीचे कर सकते हैं, नीचे से ऊपर कर सकते हैं ध्यान? नहीं, ध्यान देखो, ध्यान जो है हम ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान, ध्यान नहीं, वो मतलब केंद्र पे जब ले रहे हैं, जैसे आनंद केंद्र पे ले रहे हैं तो आनंद केंद्र से शक्ति केंद्र, या जैसे ज्योति केंद्र ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या वो कुछ? नहीं ऊपर नीचे नहीं करना है। हमारा जो लेशा ध्यान है आनंद केंद्र से शुरू होता है,
और ज्योति केंद्र पर पूरा होता है। तो आनंद केंद्र पहला है, फिर विशुद्धि केंद्र, फिर दर्शन केंद्र, फिर ज्ञान केंद्र, और लास्ट में ज्योति केंद्र। अलग अलग रंगों का ध्यान होता है, वो लेशा ध्यान है। और 4 चरण का ध्यान है। वहां पे अंतर यात्रा शक्ति केंद्र से करते हैं, और वहां पे एक शक्ति जागृत होती है, तो लास्ट में ज्योति केंद्र परीक्षा करनी होती है, जिससे वो हमारी भावनाएं शांत हो जाती है। तो इसलिए लास्ट में तो उसी क्रम में करना है, अलग अलग नहीं करना है। हाँ जब हम शरीर परीक्षा करते हैं तो भी नीचे से शुरू करते हैं, ऊपर तक ले जाते हैं। ओम। ओम हरम। हाँ। अभी आखिरी सवाल हम ले रहे हैं। विंध्याचल बोथरा जी का हैंड राइज है। आप अनम्यूट कर सकते हो बोथरा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आखिरी सवाल, इसके बाद डांगे सर, आप यस यस तैयार रहे। जय डांगे सर विंध्याचल जी के यस। बाद। जय बोलिए जय जय विंध्याचल। जिनेन्द्र सर, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। सर, जैसे हमारा कोई भी स्वभाव है, हमारा स्वभाव हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, जो स्रावित हार्मोन है उसके द्वारा होता है, जैसे हम बताते हैं। तो जी। जैसे मुझे किसी स्वभाव में कोई में कमी है, मुझे उससे सुधारना है, तो पर्टिकुलर किसी उस अंतःस्रावी ग्रंथि पर जो ध्यान कहते हैं, ध्यान करना, तो ध्यान के साथ अनुप्रेक्षा करनी होती है, या पर्टिकुलर कोई मंत्र, या किस हिसाब से हम अपने भावों में परिवर्तन ग्रंथियों पे ध्यान करके कर सकते हैं? थोड़ा सा ये समझाए। नहीं, उसमें आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आपको वहां पे चैतन्य केंद्र परीक्षा करनी होगी। लेकिन आप जो बोल रहे इमोशंस वगैरह अगर है, जैसे आपको गुस्सा आता हो फॉर एग्जांपल, हाँ। या गुस्सा आता हो, या सुख दुख की अनुभूति ज्यादा होती है, या किसी से ईर्ष्या होती है, तो उस टाइम आपको सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करें। सहिष्णुता, तो उसमें अनुप्रेक्षा क्या है, हमारे स्वभाव परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करेंगे, आपके कौन से स्वभाव केंद्र पे? जी, कौन से केंद्र पे, पर्टिकुलर किसी केंद्र पे? वो है ना 2 केंद्र पर होती है। यहाँ पे क्या करते हैं अनुप्रेक्षा में, पहले नीले रंग का, हमें अपने आजू बाजू में नीले रंग का वातावरण देखना है, नीले रंग का श्वास लेना है। बाद में चित्त को यहाँ पर ले जा, बाद में यहाँ ले अपने विशुद्धि केंद्र पर नीले रंग का ध्यान करते हैं, और चित्त हम्म। को यहाँ पर ले जाते हैं ज्योति केंद्र। ज्योति केंद्र पर, और हम्म। वहां अनुप्रेक्षा करती है कि सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक हम्म। संतुलन बढ़ रहा है। हम्म। ये बार बार जप करते हैं, 9 बार जप करते हैं, फिर 9 बार मानसिक जप करते हैं, अपने भीतर जाने देते हैं। तो ये क्या करते हैं, हम हमारे अवचेतन मन को सक्रिय करते हैं, हाँ जी। उसका ट्रेन करते हैं। और लास्ट में फिर ये जो अनुप्रेक्षा में अनुचिंतन करते हैं। अनुचिंतन कौन सा, ऋतुजनिक संवेदन, रोगजनित संवेदन, फिर सुख और दुख का संवेदन, फिर आसक्ति निरासक्ति, बाद में विरोधी स्वभाव, विरोधी विचार और विरोधी रुचि। तो कुछ भी स्थिति हो, मैं सम रहूंगा, समता बनाए रखूंगा, ये बार बार हम उच्चारण करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है, वो ट्रेन हो जाता है। और जब भी हमारे मन में नकारात्मक संवेदन आते हैं, विचार आते हैं, तो अंतर्मन हमें जागरूक करता है, बोलता नहीं, नकारात्मक अच्छा नहीं है, सकारात्मक रहना चाहिए। इसमें आपका स्वभाव बदल जाता है। तो आपको अगर ये तकलीफ है, तो आप सहिष्णुता की अनुपरीक्षा करें बार बार। ओम शुरू में अर्हम। किसी ओम। के लिए धन्यवाद। करें, बहुत अच्छा होगा। कृतज्ञ। बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया डांगे सर। वोट ऑफ थैंक्स के यस साथ समापन करेंगे डांगे सर। यस। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग और एमपी के फिटनेस क्लासेस की ओर से मैं कृष्णा देशमुख सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के सर का हम आभार व्यक्त करेंगे। बहुत ही सुंदर और डिटेल में सेशन लिया सर ने। हमारे जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी, हमारे अंदर जो 11 सिस्टम है उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी सर ने दी है। पार्ट 2 में भी बाकी की जानकारी निश्चित रूप से मिलेंगी। हमारी जो संस्था है, इट्स अ ग्रुप ऑफ, डेफिनेटली ह्यूमन बॉडी इज अ ग्रुप ऑफ सिस्टम, and system, and when we connect the different element together for a common purpose it becomes a system। तो जो हमारे अंदर संस्था है उनका कार्य क्या होता है, हार्मोनल सिक्रेशन कैसा होता है, ये सभी बातें बहुत ही सुंदर तरीके से बताई है। और आगे भी जो पार्ट 2 है उसमें भी बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सर बताने वाले हैं। तो मैं दहे दिल से पुनः सर का आभार व्यक्त करता हूँ। और हम आप सभी का, जो हमारे साधक जुड़े उनका भी दहे दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट टू एवरीवन। थैंक यू। ओम अर्हम। धन्यवाद सर, मैं भी गुरुदेव का आभारी हूँ, आप सबका आभारी हूँ। बस। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के गुरुदेव का आभारी हैं। आभारी, कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी गुरुदेव हैं। के आभारी है। तो ओम आज का हरा। सेशन में एंड कर रहे हैं।